बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग का नया चैप्टर होगा, उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट लेक्चर होगा और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी सिर्फ फॉर्मेट का लेक्चर होगा कि इसमें फॉर्मेट कौन से बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इंशाल्लाह लेक्चर होगा वो प्रॉपर क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो इदारे होते हैं जो कि मोस्टली वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए बनते हैं, जिनका मेन पर्पस जो होता है वो वेलफेयर एक्टिविटीज होते हैं। इनका मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन है, शौकत खानम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो फॉर्मेट बनेंगे वो हम जरा आप देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक फॉर्मेट हमारे पास बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट में क्या बनेगा। सबसे पहले ऊपर हम लिख लेंगे नेम, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम दिया होगा वो हम लिख लेंगे ऊपर। फिर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट दी होगी वो हम लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेंगे एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंस होंगे वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, रुपीज अमाउंट यहाँ। फिर इनकम जिसका एक और नाम रेवेन्यू, इनकम जो हम यहाँ लिखेंगे और रुपीज यहाँ अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब हम जितनी भी एक्सपेंस यहाँ लिख लेंगे और इनकम यहाँ लिख लेंगे, देन आफ्टर क्या करना होता है कि बाद में हमने देखना होता है कि इनकम की साइड बड़ी है या एक्सपेंस साइड की बड़ी है। ठीक है, अगर इनकम की साइड बड़ी होगी, जो कि मोस्टली यही होती है, लेकिन आपने फिर भी क्वेश्चन पेपर में देख लेना है कि साइड कौन सी बड़ी है। आपने कैलकुलेटर के जरिए दोनों साइडों पे कैलकुलेशन करके देख लेना है कि साइड कौन सी बड़ी है। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं अगर इनकम की साइड बड़ी होगी तो हम इनकी जितनी भी अमाउंट होगी उनको ऐड करके इधर भी लिख लेंगे और इधर भी। फिर इसमें ये जितनी भी एक्सपेंस होंगे वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम इधर एक्सपेंस वाली साइड पे ही लिखेंगे और उसको हम नाम देंगे सरप्लस। ठीक है, क्या नाम देंगे, सरप्लस। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि एनपीओस वो इदारे हैं जो कि प्रॉफिट नहीं कमाते, इसलिए ये प्रॉफिट वगैरह जो भी इनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है, सरप्लस। और अगर एक्सपेंस साइड बड़ी होगी, इनकम साइड कम होगी, तो फिर हम एक्सपेंस की साइड को प्लस करेंगे, इधर भी लिखेंगे और इधर भी। फिर इसमें जितने भी इनकम के पॉइंट होंगे वो हम लेस कर देंगे और वो फिर हम यहां लिख लेंगे। वैसे देखा जाए तो लॉस बन जाएगा, लेकिन यहां लॉस का नाम क्या देंगे हम, डिफिसिट। क्या नाम देंगे, डिफिसिट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरह बनेगा। उसके बाद आपसे मोस्टली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं साथ के बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, तो आप पहले बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर हम यहां बना लेंगे बैलेंस शीट। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ऊपर हम नाम लिख लेंगे जो भी इदारे का नाम होगा, देन आफ्टर मैंने यहां लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप सिर्फ बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां लिख लेंगे एज ऑन, जो डेट ये वाली होगी क्लोजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, वही डेट आपने यहां लिखनी है। ठीक है, इसका फॉर्मेट है एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज। जितने आपके एसेट्स होंगे कैश इन हैंड वगैरह वो हम यहां लिखेंगे और जो आपकी लाइबिलिटीज होंगी वो हम यहां लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में क्या करेंगे, जब दोनों साइडों के पॉइंट्स हम लिख लेंगे तो हमने एसेट साइड को प्लस करके इधर लिखना है और इनकम साइड को प्लस करके यहां लिखना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। ठीक है, तो जब दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाएगी तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे यहां भी सर ने एक और बैलेंस शीट बनाई हुई है। ठीक है, अब पहले इसको भी देख लेते हैं साथ, फिर बताऊंगा ये हम क्यों बनाएंगे और कब बनाएंगे। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स, यहाँ भी नेम लिख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, फिर यहाँ मैंने लिखा है ओपनिंग बैलेंस शीट और एज ऑन डेट ओपनिंग वाली, मोस्टली अगर दी है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 जनवरी जो साल होगा उसका आगे लिख लेंगे। ठीक है, और 1 जनवरी। अब सेम स्टूडेंट्स, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, फॉर्मेट वही है जो इसका था। ठीक है, तो मैंने आपको आसानी के लिए, आपके आसानी के लिए यहाँ लिख लिया ओपनिंग बैलेंस शीट और यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स ये लाजमी होती है, अगर आपसे पूछेंगे तो ये लाजमी है। अच्छा, ये कब बनाएंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया ये वो इदारे हैं जो कि प्रॉफिट नहीं कमाते, तो यहाँ जो इनका कैपिटल की जो अमाउंट होती है उसको हम नाम देते हैं कैपिटल फंड। जो कि आपकी लाइबिलिटी वाले साइड यहाँ मैं लिख रहा हूं कैपिटल फंड। ठीक है, आपके पास कैपिटल फंड की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर कैपिटल फंड की अमाउंट मोस्टली नहीं होती तो हमें यहाँ चाहिए होगी कैपिटल फंड। ठीक है, तो कैपिटल फंड की जो अमाउंट होगी वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे। ठीक है, यानी ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे ये सिर्फ इसलिए बनाएंगे ताकि कैपिटल फंड के अमाउंट निकल आए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें आपने दोनों साइड इक्वल नहीं करनी,
ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो लाजमी पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए। लेकिन ये जो बैलेंस शीट है इसका आंसर इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी इक्वल लाने के लिए हम ये नहीं बनाते, बल्कि इसमें क्या होगा, आपकी जितने भी एसेट्स होंगे, ठीक है, ओपनिंग वाले, और ये जो लाइबिलिटीज है वो यहाँ लिखेंगे, एसेट्स यहाँ। तो आपकी याद रखें मोस्टली आपकी एसेट साइड बड़ी होगी, ठीक है। अब सपोज करते हैं आपकी ये एसेट साइड बड़ी होगी, तो हम इनको प्लस करके इधर भी लिख लेंगे और इधर भी, तो इसमें जितनी भी लाइबिलिटीज होंगे वो माइनस करेंगे, तो यही अमाउंट लिख लेंगे और उसको हम क्या नाम देंगे, कैपिटल फंड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये जो अमाउंट आ जाएगी कैपिटल फंड की वो फिर हम यहां लिख लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो सरप्लस की अमाउंट है, सरप्लस की अमाउंट अगर तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां सरप्लस आया हुआ है, ठीक है, इजाफी रकम, तो वो इधर आके हम कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफिसिट आया हुआ है तो फिर वो क्या करेंगे, हम यहाँ कैपिटल फंड में से उसको लेस करेंगे, ठीक है। अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड करके वैल्यू बाहर आ जाएगी, फिर तो डिफिसिट नहीं होगा। और अगर डिफिसिट है तो सरप्लस हट जाएगा, तो कैपिटल फंड में से क्या माइनस कर देंगे, डिफिसिट, बाकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये चीज भी क्लियर हो गई। अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स ये ज्यादातर सवाल पूछते हैं कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन से एसेट्स हमने ओपनिंग में लिखने हैं और कौन से एसेट्स हमने यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने हैं, या कौन सी लायबिलिटी इधर और कौन सी लायबिलिटीज क्लोजिंग वाले में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको आसान ट्रिक, आसान तवीज से बता रहा हूँ कि कौन से पॉइंट्स यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है। तो याद रखें क्वेश्चन में अगर किसी पॉइंट के साथ, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, ठीक है, अगर किसी पॉइंट यानी कैश और जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं, अगर किसी भी एसेट या लायबिलिटी के पॉइंट के साथ लिखा हो बैलेंस बी बाई डी, या मोस्टली खुद लिखा होता है बैलेंस बी बाई डी, तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैश है, ये फिर आपका ओपनिंग एसेट में आएगा, ठीक है। या खुद अगर किसी पॉइंट के साथ लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग का वर्ड है, तो वो फिर ओपनिंग एसेट्स या ओपनिंग लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। या अगर किसी पॉइंट के साथ यानी एसेट्स या लायबिलिटी के पॉइंट के साथ 1 जनवरी लिखा है, तब भी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। या अगर कोई पॉइंट प्रीवियस ईयर, चाहे वो एसेट्स का हो या लायबिलिटीज का, यानी इन शॉर्ट इनमें से अगर कोई भी वर्ड एसेट्स या लायबिलिटी के साथ हो तो आप समझ जाइएगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट का पॉइंट है, ठीक है। अगर किसी एसेट या लायबिलिटी के पॉइंट के साथ इनमें से एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का पॉइंट है, चाहे वो एसेट्स का हो चाहे वो लायबिलिटीज का हो, ठीक है। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर किसी पॉइंट के साथ इनमें से कोई वर्ड है तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में वो आएगा, अदरवाइज क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल फंड, जो कि हम यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाली साइड लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ओवरऑल हमारे फॉर्मेट होते हैं। यहाँ मैंने कुछ और चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर को समझने के लिए इंतहाई जरूरी हैं, जो कि मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये तावीज हैं। आपने ये 2 तावीज याद करने हैं, ठीक है। जिसको ये याद हो गए तो उसको ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नोट 1, यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक तावीज सा लिखा हुआ है डेल, DEL, ठीक है। D फॉर डोनेशन, E फॉर एंट्रेंस फीस, L फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस। जब हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट्स क्या हैं, और तब आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपने ये तावीज सही याद करने, तब भी आपको इन क्वेश्चन की समझ आएगी। जो नोट 1 है मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेल, D फॉर डोनेशन, E फॉर एंट्रेंस फीस, L फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में इन तीनों पॉइंट में से चाहे तीनों पॉइंट आ जाए या कोई एक आ जाए, अगर इन तीनों पॉइंट के साथ कहीं फंड का लफ्ज लिखा हुआ है, चाहे उस पॉइंट के साथ लिखा है या पूरी क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल लिखा होगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड या डोनेशन फॉर चैरिटी फंड। अब डोनेशन के वर्ड के साथ आगे फंड लिखा हुआ है, इट्स मीन, तो फिर याद रखें अगर फंड लिखा हो या एंट्री फीस के साथ या लाइफ मेंबरशिप फीस, इन तीनों के साथ या तीनों में से कोई भी वर्ड क्वेश्चन में दिया हो, कोई भी लफ्ज दिया हो और फंड आ जाए या कैपिटलाइज लिखा हो, लाजमी नहीं है कि ये साथ लिखा हो, या मोस्टली क्वेश्चन के एंड में लिखा होता है नीचे एडजस्टमेंट में कि कैपिटलाइज एंट्रीज फीस या कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। अगर फंड या कैपिटलाइज में से कोई एक लफ्ज इन तीनों में से जो भी पॉइंट आया हो, अगर इनके साथ लिखा हो या क्वेश्चन में कहीं भी इनके लिए लिखा हो कि कैपिटलाइज कर दें या फंड लिखा हो साथ, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर डेल में से किसी पॉइंट के साथ भी इन दोनों में से कोई एक वर्ड गिवन है तो फिर आपके ये लायबिलिटी वाली साइड यानी ये जो जगह है यहाँ क्लोजिंग लायबिलिटी में ये पॉइंट आएगा। इट्स मीन ये पैसा हमने वापस भी देना है उस बंदे को जिसने हमें डोनेशन वगैरह दी है, ठीक है। उसको हमने कैपिटलाइज यानी हमने क्लोजिंग लायबिलिटी में उसको लिखना है, ठीक है।
और अगर फंड या कैपिटलाइज का वर्ड तीनों में से किसी एक के साथ या जो भी क्वेश्चन में गिवन हो इन दोनों में से कोई एक लफ्ज भी नहीं लिखा हुआ, ना फंड लिखा है ना कैपिटलाइज, तो फिर ये तीनों हमारे लिए या तीनों में से जो भी पॉइंट दिया होगा वो हमारे लिए कहां पे आ जाएगा, इनकम बन जाएगी। ठीक है, यानी डेल के जो तीनों लफ्ज हैं अगर तीनों में से कोई एक आया हो या तीनों, अगर फंड या कैपिटलाइज कहा हो तो हम क्लोजिंग लायबिलिटी में लिखेंगे, अदरवाइज इसको हम कहां लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे। गॉट इट। सेकंड नोट पे आते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको पहले नोट की समझ आ गई होगी। नोट 2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 2016 का दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या प्रीपेड रेंट वट एवर, कुछ भी क्वेश्चन के एंड में एडजस्टमेंट दी होती है। ठीक है, जिनको हम प्लस या माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो नोट 2 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने याद कर लिया, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इन पॉइंट्स में बहुत मसले होते हैं, तो अगर आपने ये तावीज याद कर लिया तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। अब नोट 2 में क्या है, मैंने यहां लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और सेम ईयर। अगर तो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, अगर तो वो एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर की है तो वो माइनस होती है, और अगर नेक्स्ट ईयर है तब भी माइनस, और अगर स्टूडेंट्स वो पॉइंट जो एडजस्टमेंट है वो सेम ईयर का है तो वो क्या होगा, ऐड होगा। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन के एंड में एडजस्टमेंट दी होती हैं, ठीक है, उनके डबल इफेक्ट होते हैं। डबल मींस कि वो पॉइंट इधर भी कहीं प्लस माइनस होगा या इधर कहीं या इधर कहीं, या दोनों पॉइंट एक में आ जाएंगे या किसी में भी, यहां एक या यहां एक, लेकिन हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होंगे। गॉट इट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप याद इसको इस तरह करें कि अगर तो प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट है, कौन सी, प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट, अगर तो वो एक्सपेंस पे है यानी इन पे एक्सपेंडिचर का कोई एडजस्टमेंट का पॉइंट है तो उसके डबल इफेक्ट क्या होंगे, लेस, और कहां पे आएगा, ओपनिंग लायबिलिटी। अब स्टूडेंट्स लेस कहां होगा, यहां एक्सपेंस में से लेस हो जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, ओपनिंग लायबिलिटी, यहां ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां लायबिलिटी वाली साइड शो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब नाम क्या देंगे, तो आप बेशक फॉर एग्जांपल सैलरी है, अपनी यहां सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है, और उस पर प्रीवियस ईयर की कोई सैलरी है तो आप बेशक माइनस कर दें कि माइनस लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर सैलरी, यहां लेस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां लिख लेंगे प्रीवियस ईयर सैलरी, यहां सिर्फ शो कर देंगे, जबकि यहां माइनस करेंगे। और अगर इनकम पे है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो लेस करेंगे और क्या कहां लिख लेंगे, ओपनिंग एसेट्स में, यहां शो करेंगे प्रीवियस ईयर के नाम से और यहां इनकम में से लेस कर देंगे। और अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर की एडजस्टमेंट हो, उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी प्रीवियस ईयर की, और अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर की एडजस्टमेंट हो सेम, वो भी क्या होती है, माइनस, तो यहां लिखा हुआ है एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस में है तो लेस करेंगे, और सीए क्लोजिंग एसेट यानी यहां यहां एक्सपेंस से माइनस करेंगे और यहां क्लोजिंग एसेट यानी यहां शो कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या नाम देंगे, इसको आप बेशक प्रीपेड या एडवांस या नेक्स्ट ईयर के नाम से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां माइनस कर दें एडवांस के नाम से या माइनस नेक्स्ट ईयर, और यहां एसेट में शो कर देंगे। और अगर इनकम पे है तो इनकम में से लेस करेंगे सेम एडवांस वगैरह के नाम से, और यहां लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी भी शो कर देंगे। गॉट इट। और लास्ट स्टूडेंट्स, अगर सेम ईयर के कोई एडजस्टमेंट है जो कि प्लस होती है, यहां उसके लिए भी लिखा हुआ है, अगर एक्सपेंस पे है तो प्लस और सीएल क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस आपने नाम करना है आउटस्टैंडिंग, जो सेम ईयर के पॉइंट है आप उनको नाम दे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड और इधर क्लोजिंग लायबिलिटी। और अगर स्टूडेंट्स इनकम का पॉइंट है तो प्लस और सीए, यानी इधर इनकम में प्लस आउटस्टैंडिंग के नाम से और यहां आउटस्टैंडिंग के नाम से क्लोजिंग एसेट में शो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे दो तावीज़ है जो कि आपने इंतहाई जरूरी है इस फॉर्मेट इन क्वेश्चन को समझने के लिए, तो आपने इन दोनों तावीज़ों को लाजमी याद करना है।